हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रही है, एक्सटर्नल सेक्टर में हो रही है, बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स हो रही है, उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज है, लेमैन डेफिनेशन कह सकते हैं, बट वील डिस्कस इट फर्दर। तो इंडिया बहुत कुछ इंपोर्ट करती है और बहुत कुछ एक्सपोर्ट करती है, ये तो आपको पता है। तो जब भी हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो भी पेमेंट करनी होती है या हमें कुछ भी रिसीव होता है अमाउंट, वो एक फॉरेन करेंसी में होता है। तो हर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए हर कंट्री को एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो मेंटेन करना पड़ता है और हर कंट्री का सेंट्रल बैंक उसे मेंटेन करता है। तो इंडिया में ये मेंटेन किया जाता है आरबीआई के थ्रू। ठीक है, तो एज पर हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है वो ओवर $700 बिलियन है। एंड ये इनफ है एक 11 महीने के इम्पोर्ट्स को कवर अप करने के लिए। ओके, एंड अगर हमें पूछा जाए कि फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी एक्सचेंज किस किस सिनेरियो में होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी और एक्सचेंज बिलो सिनेरियोज में होता है, जो कि है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, टूरिज्म, रिमिटेंसेस बाय एनआरआई। रिमिटेंसेस मतलब जब भी कोई पैसा हमारे रिश्तेदार फॉरेनर जो फॉरेन में रहते हैं वो हमें भेजते हैं, या हमें कोई डोनेशन मिलती है बाहर से, उसे रिमिटेंस कहते हैं बाय एनआरआई। एफडीआई, एफपीआई एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। अब हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो बीओपी क्या है? बीओपी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम एक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं विच इज हैपनिंग बिटवीन a resident and non-resident. That is, a resident can be an individual company or government. Similarly, a non-resident can be an individual company or government within a span of 1 year. ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ रेजिडेंट एंड अ नॉन रेजिडेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। ओके, तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए या आपको समझनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो अब ये स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, ये एक सवाल आता है। तो ये स्टेटमेंट हर कंट्री का सेंट्रल बैंक प्रिपेयर करता है और इसका एक फॉर्मेट है जो आईएमएफ ने दिया है, एंड इट इज सिमिलर एंड इट इज सेम फॉर ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। ओके, अब हम बीओपी की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। किस किस में डिवाइड किया गया है? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बीच में। अब करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम और करंट ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर कोई फ्यूचर क्लेम या कोई लायबिलिटी नहीं होती है। ओके, एंड अगर हम इसकी फर्दर बात करें, अभी हम करंट अकाउंट की ही बात करते हैं। अगर हम करंट अकाउंट की फर्दर बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल यानी टैंजिबल एंड इनविजिबल यानी इनटेंजिबल। विजिबल के अंदर क्या क्या आ जाता है? गुड्स, लाइक इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। और एज पर जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है, हो गया गोल्ड, हो गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हो गई, वो सब इसका पार्ट है। और अगर आपको एज पर द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इंडिया इज द टॉप इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, एंड यूपीएससी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द इंडिया शेयर इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में हमारा शेयर था 1.8%। ओके, एंड इनविजिबल क्या होता है? इट इंक्लूड सर्विसेज, इनकम्स एंड ट्रांसफर। सर्विसेज यानी जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस हो गया या कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, ये सब इसका पार्ट है। इनकम के अंदर आ जाता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपको फर्दर मैं समझाऊंगी जब हम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको इजीली समझ आएगा व्हाट बिकम इज द पार्ट ऑफ इनकम। ट्रांसफर्स मतलब जो भी रेमिटेंसेस हमें मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, वो हम इसका पार्ट मानते हैं, जिसके मतलब कि इसके अंदर आपको कुछ सर्विस उनको ऑफर नहीं करनी पड़ती, इट इज जस्ट वन साइडेड। ओके,
एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू मतलब यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट नाउ इंडियाज एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट इज अप टू 4.3%। तो इसका मतलब है कि इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल इन केस ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट। ओके, एंड अगर हम अब फर्दर बात करें, ये हमने पढ़ लिया कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे हमारी कंट्री के ऊपर कोई फ्यूचर क्लेम या लायबिलिटी अराइज हो जाती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी लोन्स जो भी है वो इसका पार्ट होता है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर डिफरेंस की बात करें तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। सपोज करो इंडिया ने अमेरिका को व्हीट बेची, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इंडिया ने अमेरिका को व्हीट भेजी, अमेरिका ने व्हीट ली और इंडिया को पैसे दे दिए। यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन स्टॉप हो गई, दैट्स इट। कोई फ्यूचर क्लेम नहीं, कोई फ्यूचर लायबिलिटी नहीं, राइट। सिमिलरली अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, सपोज करो इंडिया वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है। तो अभी के लिए क्या हो गया, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, सपोज करो $5,000 का। तो $5,000 हमारे पास आ गए, बट एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि हमें ये 5 साल के बाद ये लोन को वापस रिटर्न करना है। तो ये जो है पार्ट बन जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट का। सिमिलरली ऐसा अगर टेस्ला यहाँ पर आकर प्लांट लगाती है तो उसे ओनरशिप राइट मिल जाते हैं, तो ये भी पार्ट बन जाता है हमारे कैपिटल अकाउंट का। चलिए, तो अब देखते हैं हम कैपिटल अकाउंट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमारा आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल बॉन्ड्स। अगर हम एफडीआई की बात करें तो एफडीआई वो होती इन्वेस्टमेंट होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। अकॉर्डिंग टू अरविंद मरियम पैनल, कोई भी ऐसी कंट्री में अगर आप किसी भी मतलब वो कंट्री का शेयर जो है वो मोर देन 10% है तो उसे एफडीआई माना जाता है, और अगर शेयर लेस देन 10% है तो उसे एफपीआई माना जाता है। और ये एफडीआई जो है वो थोड़ा स्टेबल इनकम और इसका बेसिकली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, बट इट इज एफपीआई जो है वो थोड़ा वॉलेटाइल इन नेचर होता है एंड इट इज बेसिकली कॉल्ड हॉट मनी, मतलब एंड इसकी जो भी फ्लक्चुएशन है वो मार्केट इन्फ्लुएंसेस से होती है, बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स होता है, ठीक है। एंड बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मेकिंग में ज्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है रादर देन डिसीजन मेकिंग या मैनेजमेंट के। ओके, एंड एक्सटर्नल बॉन्ड्स, किसी कंपनी के हमने बॉन्ड्स लिए हो तो वो इसका पार्ट बनते हैं। अगर हम बात करें लोन्स की, लोन्स में आ जाता है लेंडिंग एंड बोरोइंग, यानी इसके अंदर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आता है और जो भी इंटरेस्ट होता है इन लोन पे वो इनविजिबल के अंडर इनकम जो करंट वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात कर रहे थे वो इसका पार्ट बन जाता है, जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन्स होता है। ओके, नाउ बीओपी, अगर हम बात करें, अगर हम एफडीआई की बात की जाए तो इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में एग्जाम्स में आपसे कि एफडीआई का इनफ्लो कैसा रहा है 2026 में। तो एज पर हमारा H1 के अंदर अगर हम कंपेयर करें सिमिलरली H1 इन 2025 तो वो इंक्रीज हुआ है एफडीआई 3.4 बिलियन से 7.7 बिलियन डॉलर्स तक। ओके, तो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया में है यूएसए, फॉलोड बाय यूएई, फॉलोड बाय Netherlands, then UK and then China. This information is as per August 2024. Okay. अब अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, अब हमारे पास दो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड विजिबल या इनविजिबल में भी हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई, क्या हमने बोरो की मतलब हमारे पास डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। सिमिलरली इनविजिबल में भी हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई, डेबिट और क्रेडिट, एंड कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट के अंदर डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है, ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखना है, सपोज करो कि इंडिया फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है कुछ भी तो हमारे पास क्रेडिट में अमाउंट आता है, और अगर इंपोर्ट करता है तो डेबिट में। वो तो बात बिल्कुल सही है, अगर हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है तो दैट मीन्स डेबिट हो रहा है, और अगर हम कुछ भी सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। ओके, अगर आपसे अब ये सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमी की बीओपी
का क्या रहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड बीओपी, क्या वो कभी भी नेगेटिव में हो सकती है, क्या वो डेफिसिट में जा सकती है? द आंसर इज नो। आंसर इज नो, व्हाई? बिकॉज जहाँ कहीं ना कहीं पे एक्सपोर्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं पे इंपोर्ट हो रहा है, तो इट मींस कि अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट करी है तो दूसरी इंपोर्ट करी है, तो वहां पे बैलेंस आउट हो जाता है, यानी एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। दैट मींस द बीओपी ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलवेज जीरो। ओके। अगर हमें अगर कंपैरिजन करना है कि इंडिया का अभी करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है या सरप्लस चल रहा है, तो हम कैसे देखेंगे? तो अगर सपोज करो इंडिया एक्सपोर्ट करी है यूएस को $30 का कुछ सामान, तो इसका मतलब है इंडिया के पास कितना अमाउंट आ गया? $30। और सिमिलरली इंडिया ने कुछ इंपोर्ट कर लिया $50 का, तो इंडिया ने क्या किया? उसको पैसे देने पड़े कितने? $50। तो अभी हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है बिकॉज हमारा इंपोर्ट ज्यादा है किससे? एक्सपोर्ट से। तो जब भी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो हमारा एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा है तो हमारा पॉजिटिव होता है यानी सरप्लस, और अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से तो हमारा नेगेटिव हो जाता है यानी कि डेफिसिट हो जाता है। ओके। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया में बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया थोड़ा सा इसमें है बिकॉज इंडिया का डेफिसिट साइड पे चलता है, बिकॉज इंडिया काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है चीजें लाइक क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। एंड अगर 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 अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट्स एंड जो भी वॉर सिचुएशन रही है, तो उसके वजह से भी थोड़ा इम्पोर्ट्स पे हमारा ज्यादा बर्डन पड़ा है एंड हमें हैवी अमाउंट्स पे करने पड़े हैं टू गेट दी क्रूड ऑयल। तो इसकी वजह से और ज्यादा हमारा नेगेटिव में चला गया है ट्रेड। ओके। एंड अगर हम इनविजिबल की बात करें तो सर्विस सेक्टर में देयर इज एन इम्प्रूवमेंट बिकॉज इंडिया बहुत ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसलिए हमारा सर्विस साइड में पॉजिटिव रहता है। ट्रांसफर पेमेंट यानी रेमिटेंस की बात की है जिसमें हमारा कोई भी रिश्तेदार हमें गिफ्ट भेज रहा है इंडिया में, तो वो हमारा सबसे ज्यादा रहा है। तो इंडिया इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस एंड इट अमाउंट, अगर हम लास्ट फ्यू इयर्स की बात करें तो ये अमाउंट अराउंड $130 बिलियन है। एंड यूएस इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस इन इंडिया। ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट में भी सबसे इंडिया जो है हमारा सरप्लस रहा है और इनकम के अंदर हमारा डेफिसिट रहा है। तो ओवरऑल इनविजिबल हमारा पॉजिटिव में ही रहता है और हमारा जो विजिबल है वो डेफिसिट में रहता है। ओके। सो अगर हम फिगर्स की बात करें तो एज पर 2024-25 द ट्रेड डेफिसिट जो था हमारा, इट वाज अराउंड $280 बिलियन। एंड अगर हम सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व करें 2025 अप टू दिस क्वार्टर, तो हमारा मतलब सिमिलर पैटर्न ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ट्रेड डेफिसिट है अभी भी हमारा चल रहा है एंड इट इज सिमिलर। अगर हम अभी Q3 की बात करें तो अभी तक जो भी ट्रेंड देखे गए हैं इट इज अराउंड सिमिलर टू 2024-25 इन द सेम टाइम पीरियड। ओके। एंड इनविजिबल सर्विस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एक्सपोर्ट जो थे वो $380 बिलियन थे एंड इम्पोर्ट जो थे $200 बिलियन थे। तो सर्विसेज पर्टिकुलरली इनविजिबल में सर्विसेज की बात की गई है, तो यहाँ पे अकेला ही सर्विसेज ने ही करंट अकाउंट सरप्लस शो कर दिया है विच इज अराउंड $180 बिलियन। ओके। तो क्या करंट अकाउंट नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है? करंट अकाउंट कुछ भी हो सकता है, करंट अकाउंट नेगेटिव भी हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है। और अगर हम बात करें कि हमें अगर हमारे से पूछा जाए कि कैसे एक कंट्री जो है अपना डेफिसिट इंप्रूव कर सकती है, क्या क्या वो पॉलिसीज लेके आ सकती है, तो इसके लिए हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है बेसिकली, ये क्यों स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है? यही देखने के लिए कि हमारी कंट्री में कितना डेफिसिट या क्या सिचुएशन है, मॉनेटरी सिचुएशन है हमारी कंट्री की एज ऑफ नाउ, तो उसके बेसिस पे ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह डिसाइड की जाती है। मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसीज जो भी बनती है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो अगर हमारे को पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर इम्प्रूव करना हो किसी कंट्री को तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकती है, तो वो इम्पोर्ट्स के मतलब एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा
मतलब एक्सपोर्ट्स अगर हमारा इम्प्रूव करना है तो उसके लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है। फिर हमें मोर एंड मोर एफडीआई या एफपीआई को हमें करना पड़ेगा प्रमोट। एंड देन ऑल्सो अगर हमें डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है कि हम बाहर से क्रूड ऑयल कम बाय करें सो दैट कम हमें इंपोर्ट करना पड़े, तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेस इनिशिएटिव लेने चाहिए। ये क्या इसको रिन्यूएबल सोर्सेस ढूंढने चाहिए टू रिड्यूस दिस इम्पोर्ट्स। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2011 में 2011 में। एंड ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट कैन अ कंट्री डू टू इम्प्रूव द इट्स करंट अकाउंट सरप्लस और हाउ टू रिड्यूस इट्स डेफिसिट। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कंट्री या कोई भी और कंट्री को यही पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है। ओके, एंड अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को अब हमने बता दिया कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है या आपको ये समझना है, और क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज जो है इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट बात की जाए कि करंट इफ एनी कंट्री डू नॉट हैव इनफ फॉरेक्स रिजर्व, ये हमने सब पढ़ लिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, एंड ये भी हमने पढ़ा कि अगर हमारा बीओपी पॉजिटिव होता है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज होता है। तो अगर किसी कंट्री के पास इनफ, अभी मैंने बोला जैसे स्टार्टिंग में ही कि हमारी कंट्री के पास $700 बिलियन हैं, जिससे वो 11 महीने तक भी बैठ के अगर कुछ सब कुछ इंपोर्ट करे तो वो कवर अप कर लेगी। बट क्या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि किसी कंट्री के पास इतने फॉरेन रिजर्व हो ही ना कि वो नेगेटिव बीओपी को कैंसिल कर सके, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? अगर किसी भी कंट्री के पास इतने रिजर्व नहीं है वो बीओपी के नेगेटिव को कैंसिल आउट कर सके, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं बीओपी क्राइसिस। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए क्या इंडिया ने कभी बीओपी क्राइसिस फेस किया है, तो आंसर इज यस। इंडिया ने 1991 में ये सिचुएशन फेस की थी, और इसी के बाद हमारी कंट्री ने एक एलपीजी पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, को अडॉप्ट किया था सो दैट कि हम लोग भी अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर सकें, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड उससे हम बहुत सारा कुछ अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो यस, इंडिया ने ये ऐसे सिचुएशन को फेस किया हुआ है। ओके, चलिए इसी के साथ ये टॉपिक अभी के लिए एंड होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप प्लीज कंटिन्यू करिए क्लासेस एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।